हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम वन शॉट करने वाले हैं इन्फ्रेंशियल स्टैट्स का। 5 नंबर का टॉपिक है। एक क्वेश्चन आपका प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन जरूर आएगा और इसके अलावा इसमें से 2 क्वेश्चन तो एमसीक्यू में आएंगे या एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का ऐसे आ सकता है। तो इस तरीके से इसकी स्कीम बनती है। तो यहाँ पर थ्योरी पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि थ्योरी पोर्शन में से अगर एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं तो अक्सर देखा गया है कि वो थ्योरी क्वेश्चंस में से ही ज़्यादातर बनते हैं। तो आपको थ्योरी भी इसकी सारी अच्छे से पता होनी चाहिए। तो सारा कुछ हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है ये। सबसे पहले तो ये इन्फ्रेंशियल स्टेट्स का मतलब क्या है कि जैसे हम डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स में पढ़ते थे, जो आपने 11th में पढ़ा था नहीं पढ़ा था वो आपको पता है। ठीक है, 11th में हमने ये करा था कि जो डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स था उसमें जो डाटा हमारे पास होता था उस पूरे डाटा का हम यूज़ करते थे और फिर हम एक उसका मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, बहुत सारी चीज़ें हमने निकाली थी 11th में। तो वो सब चीज़ें हम निकालते थे। लेकिन जब हम इन्फ्रेंशियल स्टैट्स की बात करते हैं तो हमारे पास डाटा इतना वास्ट होता है, इतना ज़्यादा होता है कि हम उस पूरे डाटा को यूज़ करें तो कैलकुलेशन बहुत लंबी, बहुत टीडियस टास्क जो है ना, बहुत टीडियस टास्क हो जाता है वो। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इन्फ्रेंशियल स्टैट्स का यूज़ करते हैं। हम उस पूरे सैंपल में से सारे कुछ डाटा ना लेकर कुछ डाटा पिक करते हैं और उस डाटा के हिसाब से हम मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी हमें चाहिए वो हम निकालते हैं और फिर हम ये कहते हैं कि भाई ये डाटा पॉपुलेशन का डाटा है। ठीक है, जैसे आपने देखा कि भाई कोविड के टाइम पर अलग अलग जोन से, अलग अलग एरिया से वो निकालते थे भाई इम्यूनिटी लेवल जो है लोगों का ना, वो कितना, मतलब कितनी इम्यूनिटी उनके अंदर बन चुकी है। ठीक है, अब वहाँ पर जाके वो टेस्ट करते थे कुछ लोगों के ऊपर। अब कुछ लोगों के ऊपर टेस्ट करते थे और बताते थे कि भाई इस एरिया के लोगों के ना यहाँ पर ये इतना इम्यूनिटी लेवल है। ठीक है, यहाँ पर ये इतना इनके अंदर इम्यूनिटी लेवल इनका इतना बन चुका है, डोज लेने के बाद या डोज लेने से पहले वो जो भी क्राइटेरिया है वो डिसाइड करते हो। तो यानी हम क्या करेंगे, पूरी पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल सेलेक्ट करेंगे, उसके ऊपर हम टेस्टिंग करेंगे, टेस्ट करके फिर हम एक पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन देंगे कि ये कंक्लूजन पूरी पॉपुलेशन का है। अब यहाँ पर जो पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन का मतलब सिंपल ये नहीं है कि भाई यहाँ पर आपको ग्रुप ऑफ पीपल है, लोग, खाली लोग हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकता है, मतलब ग्रुप कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट्स का हो सकता है, इवेंट्स का हो सकता है, ऑब्जर्वेशंस का हो सकता है, लोगों का हो सकता है। यानी ग्रुप यहाँ पर जो पॉपुलेशन जो है यहाँ पर किसी भी तरीके का ग्रुप हो सकता है। उसके अंदर फाइनाइट, इनफाइनाइट दोनों कैटेगरी हो सकती है। फाइनाइट आपको पता है कि जिसको आप काउंट कर सकते हो वो फाइनाइट है, जिसको काउंट नहीं कर सकते हो वो इनफाइनाइट है। जैसे मिल्की वे में नंबर ऑफ स्टार्स, ठीक है, उसमें आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपके सर के बाल, कितनी भी कोशिश कर लो, आप काउंट नहीं कर सकते हो। अब उसके बाद आप बारी आती है सैंपल की। तो जैसा हमने पहले डिस्कस किया, पूरी पॉपुलेशन में से हम कुछ छोटा ग्रुप निकाल लेते हैं। जैसे ये पूरी पॉपुलेशन है, इसमें से हमने कुछ 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 सैंपल निकाल लिए। ठीक है, कुछ कुछ हमने निकाल लिए तो इसको हमने बोल दिया सैंपल, इसको हमने थोड़ा छोटा कर दिया। अब जो सैंपल और पॉपुलेशन के अंदर जो बेसिक डिफरेंस होता है वो आपको पता होने चाहिए भाई। पॉपुलेशन क्या होती है, फोकस ऑन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक, जो उसमें कैरेक्टरिस्टिक होती है पूरी ग्रुप की वो क्या है उसके ऊपर फोकस किया जाता है। सैंपल क्या होता है कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन जो सैंपल के डाटा है ना, उस डाटा का यूज करके आप पॉपुलेशन के बारे में एक अनुमान लगाते हो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हो, एग्जैक्ट नहीं निकलेगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हो। ए सर्वे डन ऑफ एन एंटायर पॉपुलेशन इज एक्यूरेट एंड मोर प्रिसाइज विद नो मार्जिन ऑफ एरर। अगर आप पूरी पॉपुलेशन का सर्वे करते हो तो उस पर आपको कोई भी मार्जिन ऑफ एरर के चांसेस ही नहीं है, क्योंकि आप पूरी पॉपुलेशन का सर्वे कर रहे हो। लेकिन अगर आप सैंपल का सर्वे करके उससे कुछ डाटा निकाल रहे हो तो उसमें हमेशा मार्जिन ऑफ एरर रहेगा। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट हैविंग सेम कैरेक्टरिस्टिक वाले लोग इसमें होते हैं। इट इज़ ए सब ग्रुप ऑफ मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन, यहाँ पर जो पॉपुलेशन से हमने मेंबर्स लिए हैं उनका ग्रुप होता है। द मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर। दो मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक होती है यहाँ पर, मतलब जो आप इसमें मेज़र करते हो, जो मीन निकालोगे या जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे उसको हम बोलेंगे पैरामीटर, और जो सैंपल से हम निकालते हैं उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ। अब जो बात आती है सैम्पलिंग की, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि सैम्पलिंग आप कैसी कर रहे हो। सैम्पलिंग अच्छी होगी तो आपका डाटा अच्छा होगा। डाटा अच्छा होने का मतलब है कि आप जो कैलकुलेशन करोगे वो लगभग लगभग एक्यूरेट के आसपास होगी। सैम्पलिंग अगर बेकार होगी तो आप कितने भी कोशिश कर लो, आपका जो कैलकुलेशन है ना वो गलत ही आनी। कैलकुलेशन का मतलब जो आप सैंपल डाटा से आप जो मीन निकालोगे वो पॉपुलेशन को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग क्या होती है, मेनली 2 तरह की सैम्पलिंग करते हैं। एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसको आप अनबायस्ड सैम्पलिंग भी बोल सकते हो, और दूसरी
नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसको आप बायस्ड सैम्पलिंग भी बोल सकते हो। नॉन प्रोबेबिलिटी, जैसे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की हम बात कर रहे हैं कि इसमें जो सिलेक्शन होता है ना वो रैंडम होता है। कोई ऐसा फिक्स नहीं होता कि आपको ये सैंपल लेना है, आपको ये सैंपल लेना है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता, रैंडम सिलेक्शन होता है। इसमें सभी के पास इक्वल चांस होते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं अनबायस्ड सैम्पलिंग। ठीक है, उसके बाद अब इसके अंदर भी अलग अलग टाइप्स हैं, इसके अंदर भी अलग अलग टाइप्स हैं। अरे ये फोन वाले और परेशान करते रहते हैं। तो इसके अंदर अलग अलग टाइप्स है। क्या क्या टाइप है? सबसे पहले आती है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग सबसे मतलब सिंपल ही होती है कि आपको जाके रैंडमली कुछ भी पिक कर लेना है। ठीक है, वो होती है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। आपको मान लो कि एक आप किसी स्टोर में जा रहे हो, ठीक है, आप किसी स्टोर में जा रहे हो, आपके पास उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, आपको बोल दिया जाए कि भाई आप कुछ भी पिक कर लो, रैंडमली आप कुछ भी पिक कर लो, वो आपका हो गया। तो आप वाकई वहाँ पर रेंडमली कुछ भी पिक कर लो, मतलब कोई वहाँ पर कोई क्राइटेरिया नहीं कि भाई ये चीज़ आपको अच्छी लग रही है, ये चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही है, ऐसा कुछ नहीं। आप रेंडमली कुछ भी पिक कर लोगे, वो सारी चीज़ आपकी हो गई। तो उसको बोल दिया आपने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, लेकिन अगर अगर उस सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के अंदर आपने कोई एक सिस्टम डाल दिया, एक सिस्टम डाल दिया, जैसे रो के अंदर चीज़ें लगी हुई हैं, तो आपने क्या करा, पहले एक कोई चीज़ पिक कर ली और उसके बाद अगली 10th जो चीज़ है वही आपकी हो गई। आपने पहले कोई भी रैंडमली एक चीज़ पिक कर ली, आपको कहा गया कि भाई आप जो रैंडमली एक यहाँ पर चीज़ पिक करोगे ना पहले, उसके बाद अगला जो 10वें नंबर पे जो भी चीज़ है वो आपकी। तो आपने कोई भी जो चीज़ पहली पिक कर लोगे, मान लो आपने जो तीसरे नंबर का आर्टिकल था वो आपने पिक कर लिया, अब तीसरे नंबर का पिक करते ही जो 13th है वो भी आपका हो गया, जो 23 है वो भी आपका हो गया, जो 33 है वो भी आपका हो गया। मतलब ये यहाँ पर आपने एक रैंडम सिलेक्शन तो किया, लेकिन वहाँ पर एक सिस्टम डाल के कर दिया। इसको हम बोलेंगे सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग। उसके बाद बारी आती है, तो नेक्स्ट सैम्पलिंग हुई हमारे पास स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या करते हैं, जो पूरी पॉपुलेशन होती है उसको हम ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। अब ग्रुप्स के अंदर हम कैसे डिवाइड करते हैं, हम कोई क्राइटेरिया ले लेते हैं, कोई बेस ले लेते हैं कि भाई इस आधार पर हम ये ग्रुप्स बना रहे हैं। जैसे हमने ले लिया, मान लो हमने एज ग्रुप बना लिया कि भाई जो पहले जो 10 साल तक के जो है ना वो सारे एक ग्रुप में कर दिए, 10 से 15 साल वाले एक ग्रुप में कर दिए, 15 से 20 वाले एक में कर दिए, 20 से 30 वाले एक में कर दिए। इस तरह से हमने कुछ भी एक क्राइटेरिया सेट करके अलग अलग हमने ग्रुप्स बना दिए। अब हम क्या करेंगे, हर ग्रुप में से हम कुछ कुछ सैंपल सेलेक्ट कर लेंगे। तो उससे क्या होगा, ये पूरी पॉपुलेशन को जो हम बनाएंगे ना, वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि हमने हर ग्रुप से कुछ ना कुछ सैंपल लिया है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। उसके बाद बारी आती है क्लस्टर सैम्पलिंग की। क्लस्टर सैम्पलिंग के अंदर भी हम ग्रुप्स बनाते हैं, क्लस्टर सैम्पलिंग में भी हम ग्रुप्स बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर फ़र्क क्या होता है, यहाँ पर जो हम ग्रुप्स बनाते हैं ना वो हेट्रोजीनियस ग्रुप बनाते हैं। जो स्ट्रेटिफाइड थी उसमें हमने होमोजीनियस ग्रुप बनाए थे। हमने कोई भी एक क्राइटेरिया लेके, जैसे 10 साल तक के हमने ले लिया, उसमें सारे 10 साल तक के हैं, 10 से 15 वाले में 10 से 15 वाले हैं, वो होमोजीनियस ग्रुप है। यहाँ पर हेट्रोजीनियस ग्रुप बना दिया हमने, मतलब यहाँ पर हमने जैसे अलग अलग, यहाँ पर ये काम जब आता है जब आपके पास पॉपुलेशन काफ़ी डिस्पर्स होती है। ठीक है, जैसे मान लो आपको कोई टास्क दिया गया कि आपके क्लस्टर के जितने भी स्कूल हैं ना, उन स्कूल के आपको वो निकालनी है, परफॉर्मेंस निकालनी है। तो और फिर उसके बाद आपको डाटा आपको आगे प्रेजेंट करना है। तो आप क्या करोगे, जितने भी आपके क्लस्टर के स्कूल हैं, सारे स्कूलों में तो आप जाने से रहे, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्कूल हो गए, तो आप क्या करोगे, उनको भी अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दोगे। मान लो आपने एक जोन के ग्रुप्स बना दिए अलग, एक जोन के ग्रुप्स बना दिए अलग, एक जोन के 4 जोन आपने सेलेक्ट कर लिए, और आपने हर जोन के अंदर जो 5-5, 6-6 स्कूल थे वो आपने डाल दिए। अब आप क्या करोगे, अब वहाँ से आप सारे के सारे स्कूल्स को सिलेक्ट नहीं करोगे, उसमें से कुछ को सिलेक्ट कर लोगे, उसमें से कुछ ग्रुप को सिलेक्ट कर लोगे, पूरे ग्रुप को सिलेक्ट कर लोगे। जैसे 5 स्कूल थे, 5 स्कूल में से आप कोई एक स्कूल सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, आपने वहाँ पर क्या, आपने ये नहीं करा कि हर स्कूल में से कुछ कुछ स्टूडेंट ले लिए, आपने एक पूरे स्कूल को चूज़ कर लिया। और पूरे स्कूल को चूज़ करने का मतलब है कि उसके अंदर जितने भी सैंपल को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो सारे के सारे लोग आ गए। तो ऐसे करके आप 3-4 ग्रुप्स ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, तो उसके बाद आप उसमें जो भी टेस्टिंग करेंगे, वो टेस्टिंग करने के बाद आप एक रिजल्ट दे सकते हो जो कि पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो क्लस्टर के अंदर सारे ग्रुप्स को आपको नहीं लेना, कुछ ग्रुप्स को ले लेना है। लेकिन स्ट्रेटिफाइड में क्या था, हर ग्रुप से आपको कुछ सैंपल जरूर लेने पड़ेंगे, तभी वो आपकी पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेसिक डिफरेंस दोनों में ये होता है। उसके बाद आती है हमारे पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। अब नॉन प्रोबेबिलिटी का मतलब हो गया कि जहां पर
सैंपल के पास इक्वल नंबर ऑफ चांस ना हो, इसीलिए हम इसको बोलते हैं बायस्ड सैम्पलिंग। तो बायस सैम्पलिंग में सबसे पहली हमारे पास सैम्पलिंग आती है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग में मतलब जो आप अपने हिसाब से चूज करते हो कि आपको सैंपल क्या लेना है क्या नहीं लेना। जैसे हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया कि आपको किसी स्टोर में छोड़ दिया है और आपको चॉइस दे दी है कि भाई अब आप यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट कर लो। जब रैंडम सैम्पलिंग थी तो आपने रैंडमली सिलेक्ट किया, लेकिन जब आपके पास कन्वीनियंस सैम्पलिंग आ गई तो अपनी कन्वीनियंस देखोगे यार आपके लिए ज़रूरी क्या है। ठीक है, आपको पीसी चाहिए तो आपने पीसी सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, आपको लैपटॉप चाहिए आपने लैपटॉप सिलेक्ट कर लिया। आपको टैब चाहिए तो आपने टैब सिलेक्ट कर लिया। तो वहाँ पर आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सैंपल चूज कर रहे हो, आप कोई और तरीका नहीं कर रहे हो। आपको लग रहा है कि भैया ये मेरे लिए ठीक है, ये मेरे लिए आसान है, तो मैं वो सैंपल उसको ले लेता हूँ और फिर उसके आधार पर आप डाटा जो भी आगे निकालोगे वो आगे करने वाले हैं। वॉलंटरी रिस्पॉन्स, वॉलंटरी रिस्पॉन्स सैम्पलिंग में एक तरह से आप ये कह सकते हो कि सैंपल खुद कहता है कि भैया मैं सैम्पलिंग उसमें प्रोसेस में आना चाहता हूँ। कि वॉलंटरी रिस्पॉन्स का मतलब ये होता है, जैसे मान लो आपके स्कूल में कोई टास्क हो रहा है, कोई इवेंट हो रहा है, उस इवेंट में आपकी क्लास टीचर जो चाहती है कि भाई आप में से कुछ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें। तो क्लास में क्लास टीचर आते हैं कि भाई हमें 5 वॉलंटियर्स चाहिए। अब 5 वॉलंटियर्स टीचर नहीं बताते कि कौन चाहिए, आप खुद अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो कि मैम हम लोग वॉलंटरी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो इसका मतलब आप वहाँ पर एज ए वॉलंटरी अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, दैट इज़ वॉलंटरी रिस्पॉन्स सैम्पलिंग। उसके बाद आता है हमारे पास जजमेंट सैम्पलिंग। ठीक है, जजमेंट सैम्पलिंग का मतलब हो गया कि जहाँ पर कुछ लोग बैठे होंगे, कुछ जजेस बैठे होंगे और वो सैंपल चूज करेंगे। और ये आप लोग हो सकता है आप लोगों ने पहले फेस किया हो या आगे वाले आने वाले टाइम में ज़रूर फेस करोगे। आप कहीं इंटरव्यू देने जाओगे, ठीक है, अब इंटरव्यू में 4-5 लोग आगे बैठे होते हैं, आप अपने आंसर से उनको इंप्रेस करने की कोशिश करोगे, कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे। तो वहाँ पर जो जजेज है वो मैटर करेंगे कि भाई उनका ओपिनियन क्या है, वो अपना डिसीजन बताएंगे, उसके आधार पर फिर सिलेक्शन होगा। दैट इज़ कॉल्ड जजमेंट सैम्पलिंग। उसके बाद आती है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग मार्केटिंग लाइन में बहुत पॉपुलर है। जैसे आपने सुना होगा मल्टी लेवल मार्केटिंग, MLM, चेन सिस्टम जिसे हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं कि एक बंदा है ऊपर, वो उसने आगे 2 लोगों को सेलेक्ट किया, वो 2 आगे फिर 3 को सेलेक्ट कर रहे हैं, ये भी आगे आगे 3 को सेलेक्ट कर रहा है, फिर आगे ये टास्क ऐसे बढ़ाते जा रहे हैं और ये चेन ऐसे लंबी 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 होती जा रही है। इसको स्नोबॉल सैम्पलिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्नोबॉल में भी क्या होता है कि आप स्नोबॉल को जब आप रोल करते हो बर्फ़ के अंदर तो स्नो उसमें इकट्ठी होती जाती है और वो जुड़ते जाते हैं। ठीक है, और वो बॉल जो है वो बड़ी से बड़ी होती जाती है। तो सेम काम यहाँ पर होता है, एक से स्टार्ट हुआ है और ये बढ़ते 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 ये बहुत सारे बन जाएंगे। तो इसको बोलते हैं हम स्नोबॉल सैम्पलिंग। रिप्रेजेंटेटिव एंड अनरिप्रेजेंटेटिव सैंपल, ये जैसे हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया कि आपका सैंपल डिपेंड करता है कि सैंपल जो टास्क आप करने वाले हो ना उसके लिए आप सैंपल क्या ले रहे हो। आपका सैंपल अगर अच्छा है तो आप उसमें सही तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, उसको हम बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। लेकिन अगर आप सैंपल गलत ले रहे हो तो उसको हम बोलेंगे अनरिप्रेजेंटेटिव सैंपल। ठीक है, अब अगर मान लो आप एक सर्वे कंपनी है, और वो सर्वे कंपनी है या किसी यूनिवर्सिटी के बारे में कोई रिपोर्ट उसे तैयार करनी है। ठीक है, अब उसे यूनिवर्सिटी के बारे में रिपोर्ट तैयार करने की, इस यूनिवर्सिटी का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, यहाँ की फैकल्टी कैसी है, तो इस तरीके से उसे एक रिपोर्ट तैयार करनी है। अब वो रिपोर्ट तैयार करने के लिए किसके पास जाती है, वो जाती है जो क्लास 7th 8th में पढ़ रहे हैं, 9th 10th में पढ़ रहे हैं बच्चे, उनके पास जाती है और उनसे उनके रिव्यूज़ पूछती है कि इस यूनिवर्सिटी के बारे में आप रिव्यू बताओ। अब वो बच्चा जो उस यूनिवर्सिटी में कभी गया ही नहीं है, जिसको उससे अभी लेना देना ही नहीं है, अगर 12th क्लास में हो तो चलो फिर भी ठीक है, भाई बच्चे ने रिसर्च शायद करी हो उस यूनिवर्सिटी के बारे में, लेकिन 9th 10th का बच्चा, 7th 8th का बच्चा उसके बारे में कुछ रिसर्च नहीं करता होगा। तो और उससे जाके अगर हम पूछें कि भाई उस यूनिवर्सिटी का रिव्यू क्या है, आप क्या सोचते हो कि उसकी फैकल्टी कितनी है और कैसी है, उसकी फैकल्टी अच्छी है कि नहीं है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो स्टूडेंट ओरिएंटेड है या नहीं है, तो मतलब वो क्या बताएगा आपको। तो वो हो गया हमारा अनरिप्रेजेंटेटिव सैंपल। लेकिन अगर आप उसी यूनिवर्सिटी के बारे में उन लोगों से पूछो जो वहाँ से पढ़े हों या उस एज ग्रुप के हों जो कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो रिसर्च करते होंगे, या टीचर्स जो वहाँ पर काम करते हैं, या मैनेजमेंट कंपनी का कोई बंदा जो वहाँ पर काम करता हो, ठीक है, इस तरीके के लोगों से अगर हम पूछेंगे तो वो हमें एक सही चीज़ बता पाएंगे कि वहाँ पर जो कैंपस है उसका माहौल किस तरीके से है, वहाँ पर जो फैकल्टी है वो कैसी है, तो उसको हम बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। अब उसके बाद जैसे हम रिप्रेजेंटेटिव सैंपल अगर सिलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर हमारे एरर होने के चांसेस कम होंगे। अब रिप्रेजेंटेटिव सैंपल अच्छा भी होना चाहिए और उसके अंदर इनफ नंबर ऑफ डाटा भी होना चाहिए
जैसे मान लो अगर आप 1000 लोगों के बारे में कोई सर्वे करना चाहते हो और आप उसमें से सिर्फ 10 लोगों के बारे में पूछो, 10 लोगों के डाटा लेकर उससे आप एक कंक्लूजन पर आओ, तो वो आपका सैंपल सही नहीं है। बेशक आपने सही लोगों से पूछा हो, लेकिन क्योंकि डाटा जो है वो आपके पास इनफ नंबर में नहीं है। अब 1000 लोगों का सर्वे करना चाहते हो, कम से कम 100 लोगों को तो लो, तो तब आपके पास कुछ डाटा निकल कर आएगा। तो हम ये कहेंगे कि भाई वहाँ पर एरर होने के चांसेस कम है। तो सैम्पलिंग एरर होता है जो पॉपुलेशन का मीन होता है और जो सैंपल का मीन होता है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, ये नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है, डिफरेंस होना चाहिए बस, वो बनेगा आपका सैम्पलिंग एरर। अब इसमें जब आप पॉपुलेशन मीन निकालते हो तो उसका फार्मूला हो जाएगा सिग्मा एक्स आई डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। कैपिटल एन का मतलब है नंबर ऑफ पॉपुलेशन, उसमें अंदर कितने ऑब्जर्वेशंस हैं। सैंपल मीन का फार्मूला भी रहेगा, इसके अंदर सैंपल में कितना डाटा दे रखा है आपको, ये उसका फार्मूला हो गया। ठीक है, पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये स्टार्टिंग में डिस्कस किया था हमने कि जब पॉपुलेशन को जब हम मेज़र करते हैं तो पॉपुलेशन को मेज़र करने पर जो डाटा हमारे पास आता है उसको हम बोलते हैं पैरामीटर। अगर हम पॉपुलेशन से मीन निकाल रहे हैं तो वो पैरामीटर है, अगर हम सैंपल से मीन निकाल रहे हैं तो उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि ये पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक होती है और स्टैटिस्टिक जो होता है वो सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक होती है। इट इज़ ए न्यूमेरिक वैल्यू दैट इज टेकन फ्रॉम द एंटायर पॉपुलेशन, जैसे पॉपुलेशन मीन, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, न्यूमेरिक वैल्यू टेकन फ्रॉम ए सैंपल, जो हम सैंपल से डाटा ले रहे हैं। जनरली डिनोटेड बाय द ग्रीक अल्फ़ाबेट, जो पैरामीटर्स होता है उसको जनरली हम ग्रीक अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, जैसे पॉपुलेशन मीन को डिनोट करेंगे म्यू से। ठीक है, स्टैंडर्ड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट करेंगे सिग्मा से, पॉपुलेशन वेरिएंस को डिनोट करेंगे सिग्मा स्क्वायर से। ऐसे सैंपल को जो डाटा होगा उसको हम सैंपल मीन को डिनोट करते हैं एक्स से। ठीक है, वेरिएंस को एस स्क्वायर से, इसको स्टैंडर्ड डेविएशन को एस से, इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस, अब यहाँ पर जो अभी तक हम बात कर रहे थे कि हम एक कंक्लूजन पर आएंगे, हम टेस्टिंग करेंगे, तो वो टेस्टिंग करने के तरीके क्या क्या होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है एस्टिमेशन और उसके बाद दूसरा तरीका होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब एस्टिमेशन के अंदर भी दो कैटेगरी आती हैं, एक होता है पॉइंट एस्टिमेशन, दूसरा होता है इंटरवल एस्टिमेशन। पॉइंट एस्टिमेशन जैसा इसका नाम है कि जब आप एक स्पेसिफिक वैल्यू देते हो, आप पॉइंट में वैल्यू देते हो, पॉइंट मतलब एक सिंगल डिजिट में वैल्यू देते हो या डबल डिजिट में वैल्यू देते हो, मतलब एक नंबर देते हो, एक नंबर, तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट एस्टिमेशन। लेकिन जब आप उसी डाटा को एक इंटरवल में देते हो, आप कहो कि भाई 10 to 20, तो 10 to 20 का मतलब वो बीच के जितने भी हैं वो सारे आपके उसमें आ गए, तो उसको हम बोलेंगे इंटरवल एस्टिमेशन। ठीक है, पॉइंट एस्टिमेशन के अंदर जैसा अभी हमने डिस्कस किया, एक सिंगल वैल्यू हम देंगे। अब वो निकालने के लिए आपके पास सैंपल मीन का फार्मूला सिग्मा एक्स आई डिवाइडेड बाय एन और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ से जो आप डाटा निकाल रहे हो, ये डाटा है क्या, ये डाटा है आपके पास एस्टिमेट, पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन, पॉइंट एस्टिमेट ऑफ, यहाँ पर सॉरी ये दिया हुआ है सैंपल मीन एक्स बार इज ए पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन म्यू। यानी ये जो आप निकाल रहे हो, ये निकाल रहे तो रहे हो आप सैंपल से, सैंपल का डाटा यूज करके निकाल रहे हो, लेकिन हम वैल्यू किसकी दे रहे हैं, हम वैल्यू दे रहे हैं पॉपुलेशन की। तो पॉपुलेशन की कौन सी वैल्यू दे रहे हैं हम, एस्टिमेटेड वैल्यू दे रहे हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे रहे हैं, तो हम इसको बोलेंगे पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन। अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हो तो उसको हम बोलेंगे पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, पॉपुलेशन प्रपोर्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सैंपल प्रपोर्शन करने की ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़ देना। तो यानी आप सैंपल का डाटा यूज़ कर रहे हो और सैंपल का डाटा यूज़ करके जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास पॉपुलेशन की एक एस्टिमेटेड वैल्यू आ रही है, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही है, तो उसको हम बोलेंगे पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन या पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, कैसे हम निकालेंगे, देखो जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक सैंपल है इसमें 5, 8, 10, 7, 10, 14, ये सैंपल का डाटा है। अब यहां से अगर ये पूछता है कि व्हाट इज सैंपल मीन, या ये पूछ रहा है कि पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन, तो दोनों बातें सेम है। ठीक है, सैंपल मीन पूछ रहा है या पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन पूछ रहा है, तो इसके लिए आपने सैंपल का मीन निकाला 5 + 8 + 10 7 10 14 डिवाइडेड बाय कितना आपके पास 6।
8 5 13, 7 20, 30, 40, 50, 54, ये आ गया हमारे पास 9। ये तो आ गया हमारे पास सैंपल मीन, यानी ये क्या बन गया, पॉइंट एस्टीमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन। कितना आ गया आपके पास, 9। उसके बाद फिर आगे कहता है ये पॉइंट एस्टीमेट ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो उसके लिए सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, और उसके लिए फार्मूला जो ऊपर होता है उसमें होता है कि सिग्मा एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर। तो एक्स आई आपके पास ये सारी एक्स आई है, इसमें से आपको मीन को माइनस करना है, तो 5 माइनस 9 माइनस 4, ये आ गया। 8 माइनस 9 माइनस 1, 10 माइनस 9 1, 7 माइनस 9 माइनस 2, 10 माइनस 9 प्लस 1, 14 माइनस 9 5। तो ये देखो ये हो गया 16 1 1 4 1 25। तो 25 ये और 29 30 ये हो गया, 30 46 और 2 48, ये बन गया 48। तो अब निकालेंगे हम सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। फार्मूला हो गया इसका सिग्मा एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1। तो एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर कितना आता, 48, तो यहाँ पर रख देंगे 48। नीचे है n माइनस 1 यानी 6 माइनस 1, 5 आ जाएगा नीचे, यह जाएगा रूट 9.6। तो 9.6 का अगर आप स्क्वायर रूट करोगे तो ये आ जाएगा 3.2 अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी इसकी। 3.2 भी नहीं, 3.1 ही रहेगी, 3.1। ठीक है, लगभग अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको निकाल देनी है, एग्जैक्ट कोई ज़रूर नहीं है बिल्कुल आप निकालोगे, क्योंकि निकलेगी नहीं एग्जैक्ट तो इसमें खैर। उसके बाद बारी आती है इंटरवल एस्टिमेशन की। अब इंटरवल एस्टिमेशन में आपको इंटरवल बनाना है। अब इंटरवल बनाने के लिए आपको एक लोअर लिमिट चाहिए और एक अपर लिमिट चाहिए। तो ये लोअर और अपर लिमिट हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए हम निकालेंगे यहाँ पर मार्जिन ऑफ एरर। और मार्जिन ऑफ एरर के अंदर अगर हम पॉपुलेशन मीन को प्लस कर दें या माइनस कर दें, सैंपल मीन को प्लस कर दें या माइनस कर दें, तो उससे जो वैल्यू आएगी आपके पास वो लोअर लिमिट और अपर लिमिट आएगी। अब ये कैसे हम निकालते हैं, ठीक है, ये निकालने के लिए आपको देखो कॉन्फिडेंस लेवल आपको दिया हुआ होगा, आपको सैंपल स्टैटिस्टिक दिया होगा और मार्जिन ऑफ एरर दिया होगा, ये आपको निकालना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस लेवल का मतलब होता है कि ये आपको बताता है कि जो सैम्पलिंग मेथड आप ले रहे हो ना उसमें कितनी अनसर्टेनिटी है, कितनी अनिश्चितता है। अगर आप वहाँ पर कहते हो कि भाई आपने जो सैंपल डाटा लिया है और आप उसके लिए 95% कॉन्फिडेंट हो, दैट मीन्स वहाँ पर 5% का चांस हो सकता है कि डाटा आपका इधर उधर हो जाए, तो वहाँ पर 5% का अनसर्टेनिटी है, उसको हम बोलते हैं कॉन्फिडेंस लेवल। सैंपल स्टैटिस्टिक यानी जो आपको डाटा दे रखा है उसका मीन कितना है। मार्जिन ऑफ एरर, जो मार्जिन ऑफ एरर है पॉपुलेशन मीन में और सैंपल मीन में वो कितना है, ठीक है। वो निकालने के लिए आपको मार्जिन ऑफ एरर का जो फार्मूला है वो हम डिस्कस करते हैं। मार्जिन ऑफ एरर का फार्मूला होता है ये z अल्फा बाई 2 इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में रूट n। अब यहाँ पर जो z अल्फा बाई 2 है इसकी वैल्यू आपको इस टेबल से मिलेगी, एग्जाम के अंदर ये वैल्यू आपको मिलनी चाहिए। वैसे नॉर्मली 90, अगर आपको कुछ नहीं दे रखा होता तो 95% का डाटा हम यूज़ करते हैं, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के अंदर भी आपको 95% का डाटा मिलेगा। इसमें तो z अल्फा बाई 2 की वैल्यू होती है ये 1.96 होती है। तो आप सिर्फ इस वैल्यू को याद रख लो, क्योंकि अगर मान लो वैल्यू नहीं दी हुई, ये अगर 90% वाला डाटा आ गया तो एटलीस्ट आप इसको ईजिली कर पाओगे। वैसे तो टेबल अगर क्वेश्चन आएगा तो इसका तो ये टेबल या ये वैल्यूज़ आपको देनी चाहिए। तो इसके हिसाब से आपको z अल्फा बाई 2 की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको डाटा का दिया हुआ होगा, वो यहाँ पुट करेंगे डिवाइडेड बाय रूट n। इससे आपके पास बनेगा मार्जिन ऑफ एरर। तो मार्जिन ऑफ एरर को जब आप सैंपल मीन के साथ प्लस माइनस करोगे तो प्लस करने पर आपको अपर लिमिट मिल जाएगी और माइनस करने पर आपको लोअर लिमिट मिल जाएगी।
एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि भाई 50 आइटम है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है 6, रिजल्टेड इन ए सैंपल मीन ऑफ 32, प्रोवाइडेड 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन मीन। तो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, दैट मीन्स z अल्फा बाई 2 की वैल्यू है 1.96। पहले आप निकालो मार्जिन ऑफ एरर, उसको मैं ई से डिनोट कर देता हूँ। मार्जिन ऑफ एरर का फार्मूला z अल्फा बाई 2 स्टैंडर्ड डेविएशन बाय रूट n। तो z अल्फा बाई 2 की वैल्यू 1.96 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 6 है, और n आपको दिया हुआ है 50। 50 का आप पेयर बनाओगे तो 5√2 हो जाएगा, तो इसको आप बाहर निकाल दो, यह आ जाएगा 5√2। अब ये √2 की वैल्यू या तो आप यहाँ पुट करो, या बेटर है कि आप इसको रेशनलाइज कर लो। रेशनलाइज करोगे तो √2 ऐसे आपका ऊपर आ जाएगा। तो 1.96 और 6 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, कितना आएगा, मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। तो 6 6 36, 6 9 54 और 3 57, 6 + 5 11, डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा देखो 10, और √2 की वैल्यू होती है 1.41। 10 से इसको डिवाइड करोगे तो यह आ जाएगा 1.176, और इसको 1.41 से आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी निकल के, ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 1.66। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट बनानी है, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है, सैंपल मीन के अंदर मार्जिन ऑफ एरर प्लस माइनस करनी है। अगर आप सैंपल मीन आपको दिया हुआ है कितना 32, इसके अंदर अगर आप प्लस करते हो मार्जिन ऑफ एरर, और दूसरी वैल्यू निकालने के लिए माइनस करोगे मार्जिन ऑफ एरर, तो ये बनेगा 33.66, और ये आ जाएगा आपके पास 30.34। तो ये लोअर लिमिट आ गई, ये अपर लिमिट आ गई, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल बन गया आपका 30.4 एंड 33.36। यानी जिस सैंपल का आप मीन कह रहे हो 32 है, उसमें आप 5% की गुंजाइश लेकर बता रहे हो, तो इसके हिसाब से आपका जो डाटा है वो लोअर लिमिट ये बनेगी और अपर लिमिट ये बनेगी, इसके बीच में आपका डाटा जो है वो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, पॉपुलेशन इज रिपोर्टेड टू बी 150 to 160। ये आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल दे दिया, आपको लोअर लिमिट दे दी, अपर लिमिट दे दी। इफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज 15, व्हाट सैंपल साइज वाज यूज्ड इन दिस स्टडी। यानी यहाँ पर आपको n फाइंड करना है। अब यहाँ पर ये लोअर लिमिट है। लोअर लिमिट कैसे आती है हमारे पास, जब हम सैंपल मीन में मार्जिन ऑफ एरर माइनस करते हैं। तो यानी ये जो म्यू हमारे पास आ रहा है ये कितना हो गया 152, तो मैं इसको हटाकर इसकी जगह रख देता हूँ 152। और जो अपर लिमिट है 160, वो कैसे आती है हमारे पास, सैंपल मीन में मार्जिन ऑफ एरर हम प्लस कर देते हैं। तो ये दो इक्वेशन आपके पास आ गई हैं, इन दोनों को सॉल्व करके आप वैल्यू निकालो, ये कैंसिल, 2 टाइम्स ऑफ सैंपल मीन, तो सैंपल मीन की वैल्यू आ जाएगी 156। अब 156 आप यहां पर पुट कर लो फर्स्ट में, इसको आप इधर लाओगे तो ई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4, ई 4 आ गया, सैंपल मीन ये आ गया। अब आपको फार्मूला यूज करना है मार्जिन ऑफ एरर का, z अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू में स्टैंडर्ड डेविएशन बाय रूट n। ठीक है, ये मार्जिन ऑफ एरर का फार्मूला है। तो मार्जिन ऑफ एरर हमारे पास क्या है, ये 4, तो यहाँ पर 4 पुट करेंगे, z अल्फा बाई 2 95% दिया हुआ है यहाँ पर, तो उसके हिसाब से 1.96 बना। स्टैंडर्ड डेविएशन है इसका 15, और रूट n आपको निकालना है। तो इसको रूट n को इधर लाओगे, 4 को इधर ले आओगे, चार से इसको काट दो, 4 चौक 16, 4 नेम 36, तो रूट n की वैल्यू आ गई 15 नेम 135, बचे 13
15 चौक 60, 70 73, तो आ जाएगा 7.35। अब हमें यहाँ से वैल्यू निकालनी है रूट की, सॉरी एन की। तो एन की वैल्यू निकालने के इस रूट को हम हटा देते हैं। तो रूट को अगर हम हटाएंगे तो इसका करना पड़ेगा आपको स्क्वायर, और 7.35 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो ये वैल्यू बन रही है आपके पास 54.0225, यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई इसकी 54। तो n आपका बनेगा यहाँ पर 54। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सेंट्रल लिमिट थ्योरम। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहती है कि अगर आपके पास कोई पॉपुलेशन है, उसका कर्व आपने कैसा भी बना रखा हो पहले, ठीक है, पहले कर्व आपका इस डायरेक्शन में जाए, पहले कर्व आपका मतलब ये इस तरीके का कर्व है, या इस तरीके का कर्व है, या इस तरीके का कर्व है, ठीक है, या फिर ऐसा है, या फिर यहाँ पर ये इस तरीके का है, या फिर कर्व आपका ऐसे है, यानी कर्व कैसे भी हो। अगर आप इस पॉपुलेशन में से कम 30 का सैंपल लेते हो और फिर अगर आप उसका कर्व बनाते हो तो कर्व आपका हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की शेप में ही आएगा। लेकिन उसके लिए कम से कम आपके पास सैंपल साइज कम से कम 30 का होना चाहिए। A sample size of 30 or more is considered to be sufficient to hold CLT, and the sample size becomes larger, the prediction of characteristic of the population becomes accurate। और जितना सैंपल साइज आपका बड़ा होगा उतना आप डाटा को सही तरीके से प्रेडिक्ट कर पाओगे। As per CLT, when sample size increases, the mean of the sample of data becomes close to the mean of the overall population। और CLT के अकॉर्डिंग कह रहा है कि जैसे आप जितना मतलब बड़ा सैंपल लेते हो तो सैंपल का मीन और पॉपुलेशन का मीन ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा। तो यानी हमारे पास सीधा सीधा फार्मूला क्या बना कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है यानी EX, यानी आप कह सकते हो कि मीन, ठीक है, मीन ऑफ सैंपल किसके बराबर हो जाएगा, पॉपुलेशन मीन के बराबर। और अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय √n। या अगर आप वेरिएंस का यूज करते हो तो वेरिएंस ऑफ सैंपल इज इक्वल्स टू वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय n। तो ये दो फार्मूले आपको यहाँ पर यूज करने हैं। अब क्वेश्चन में यहाँ पर जैसे इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में भी आया हुआ है, ए सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन x इज फॉर्म्ड फ्रॉम ए पॉपुलेशन विद मीन वेट म्यू equals to this and standard deviation equals to this। तो what is the expected value and the standard deviation of x bar if sample size is 36। तो अब क्योंकि आपने जो डाटा हमने जो लिया है ये पॉपुलेशन से लिया है जिसका सैंपल मीन आपसे पूछा है। अब सैंपल मीन में यहाँ पर देखो भाई नंबर ऑफ सैंपल आपके पास 36 है, यानी यहाँ पर हम CLT लगा सकते हैं। तो CLT लगाने का मतलब है कि जो आपके पास ये पूछ रहा है सैंपल मीन के बारे में, जो ये पूछ रहा है कि ये एक्सपेक्टेड वैल्यू के बारे में ये पूछ रहा है, ये किसके बराबर होगी, ये म्यू के बराबर होगी। म्यू कितना दिया हुआ आपको 60, तो ये आंसर आएगा इसमें 60। ठीक है, अगर आपसे यहाँ पर ये पूछ रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन किसके बराबर आएगी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय √n। तो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है 9 और इसका है 36 n। तो 36 का मतलब हो गया 6, 3 से इसको काट दो तो ये आ जाएगा 1.5। तो ये वाले क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते हो। उसके बाद फिर आता है स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन अगर निकालने के लिए बोलता है तो उसके लिए भी आप सेम ही फार्मूला यूज करोगे, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय √n। तो जैसा क्वेश्चन में पूछा हो उसी हिसाब से आप अपना आंसर यूज करना। उसके बाद आता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जिसका क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स में नॉर्मली आ सकता है। अब यहाँ पर हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर आपको क्या करना होता है, 2 हाइपोथेसिस बनाने होते हैं। In order to make decision, it is useful to make some assumption about the population। हमें कोई डिसीजन लेना है तो उसके लिए हम पॉपुलेशन के बारे में कुछ एज्यूम करते हैं। Such assumption which may or may not be true are known as hypothesis। अब वो जो assumption आपने करी है वो ज़रूरी तो नहीं है कि वो ट्रू हो, ठीक है, ज़रूरी तो नहीं है कि वो फॉल्स हो, तो उसी को हम बोलते हैं हाइपोथेसिस। तो इसलिए हमारे पास 2 तरीके के हाइपोथेसिस होते हैं, नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस का मतलब हो जाता है कि देयर इज ए नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन ए पैरामीटर एंड ए स्पेसिफिक वैल्यू। मतलब
जो आपने सोचा है पॉपुलेशन के बारे में वो लगभग लगभग ठीक है, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, दैट इज कॉल्ड नल हाइपोथेसिस। लेकिन ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बनेगा अगर जो आपने सोचा है और जो एक्चुअल में है उन दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो उसको हम बोलेंगे ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक है। अब हाइपोथेसिस जब हम बनाएंगे तो तीन तरीके से हाइपोथेसिस बनाते हैं। एक हमारे पास ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये दोनों वन टेल टेस्ट होते हैं, इनको हम बोलते हैं वन टेल टेस्ट, और ये वाला होता है हमारा टू टेल टेस्ट। अगर ऐसा कुछ स्पेसिफाई हो क्वेश्चन में तो हम उसके हिसाब से चलेंगे, अदरवाइज स्पेसिफाई ज़्यादातर क्वेश्चंस में नहीं होता, हम अपने हिसाब से बनाएंगे कि हमें ये बनाना है, ये बनाना है या फिर ये बनाना है, और उसको बनाने के बाद फिर हम आगे परफॉर्म करेंगे टेस्ट, फिर बताएंगे कि जो नल हाइपोथेसिस वो रिजेक्ट हो रहा है या एक्सेप्ट हो रहा है। अब कैसे आप इसको बनाते हो नल हाइपोथेसिस या ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को? जैसे ये कह रहा है कि भाई आपके पास सपोज ए पर्टिकुलर मोटर बाइक हैज़ एन एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ 40 किलोमीटर पर लीटर। एक मोटर बाइक है आपके पास, उसकी एवरेज आपके पास इतनी है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ दैट कंपनी डेवलप्ड ए न्यू फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम टू इंक्रीज द फ्यूल एफिशिएंसी। एक नया सिस्टम बनाने की कोशिश हो रही है जिसकी फ्यूल एफिशिएंसी इससे ज़्यादा हो। तो here research hypothesis is that new fuel injection system will have an average fuel efficiency exceeding 40 किलोमीटर पर लीटर। अब यहाँ पर जो नया बना रहे हैं इंजेक्शन इंजन, उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो 40 किलोमीटर पर लीटर से ज़्यादा है। अब यहाँ पर नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में आप क्या लिखोगे? देखिए, हमेशा जब भी आप नल हाइपोथेसिस लिखोगे तो उसमें हमेशा इक्वल्स टू ज़रूर रहेगा, इक्वल्स टू ज़रूर रहेगा, चाहे आप कोई सा भी बनाओ। तो अब यहाँ पर इससे आपको इजीली पता चल जाएगा कि आपको नल में क्या लेना है, ऑल्टरनेट में क्या लेना है। अब जो आप यहाँ पर फ्यूल सिस्टम बना रहे हो वो उसकी जो परफॉर्मेंस है अगर 40 किलोमीटर पर लीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, इक्वल्स टू नहीं बोला उसने, ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये जाएगा आपका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में, म्यू इज़ ग्रेटर देन 40। और इसका हमेशा उल्टा होगा, ऑल्टरनेट नल, दोनों हमेशा एक दूसरे के उल्टे होंगे। यहाँ पर अगर हम कह रहे हैं ग्रेटर तो यहाँ पर होगा हमारा लेस देन इक्वल्स टू। यहाँ पर इक्वल्स टू जरूर रहेगा, ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर इक्वल्स टू जरूर रहेगा। तो आप ये देख लो भाई इक्वल्स टू किस में बनेगा, इसमें बनेगा या उसमें बनेगा, वही आपका नल में जाएगा। तो ये सबसे आसान तरीका होता है पता लगाने का। जैसे अब यहाँ पर कह रहा है कि सपोज ए मैन्युफैक्चरर ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक क्लेम दैट 2 लीटर सॉफ्ट ड्रिंक बोतल हैज़ एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 150 ग्राम शुगर। कि भाई कम से कम 150 ग्राम शुगर है, एटलीस्ट 150 ग्राम का मतलब हो गया कम से कम 150 है, यानी 150 भी हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। ए सैंपल ऑफ 2 लीटर बोतल विल बी सिलेक्टेड एंड द कंटेंट विल बी मेजर्ड टू टेस्ट द मैन्युफैक्चरर क्लेम। अब उस क्लेम को हमें मेजर करना है, तो यूजिंग दिस अप्रोच फॉर द सॉफ्ट ड्रिंक एग्जाम्पल वी वुड स्टेट द नल एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। कैसे बनाएंगे? हमने कहा है कि भाई जो हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल है उसके अंदर कम से कम 150 ग्राम शुगर है, एटलीस्ट में हमेशा ये सिंबल आता है, ये सिंबल आता है, तो इसका मतलब ये आपका बनेगा नल में, और इसका उल्टा ऑल्टरनेट में आ जाएगा, यानी लेस देन 150। ऐसे यहाँ पर तीसरी सिचुएशन आपके पास ये है। इस सिचुएशन में ये कह रहा है कि अगर आपके पास एक कंसाइनमेंट आना है और उस कंसाइनमेंट में आपने कुछ वॉशर बनाया है, क्या बनाया है यहाँ पर, मशीन के हिसाब से आपने कुछ यहाँ पर पार्ट्स बनवाना है, और वो पार्ट्स के बारे में आपने स्पेसिफिकेशन दे दी है कि स्पेसिफिकेशन उसकी इतनी होनी चाहिए। ठीक है, 3 मीटर सेंटीमीटर जो भी यहाँ पर डाटा यूज़ कर रहा है, यहाँ पर लिखा है कहीं, ये रहा 3 इंचज़ पर पार्ट। तो उसकी जो डायमेंशन उसने स्पेसिफिक दे दी भाई 3 इंचज़ की डायमेंशन होनी चाहिए। अब अगर पार्ट 3 इंच से उसने कम का बनाया या 3 इंच से ज़्यादा का बनाया तो वो हमारे किसी काम का तो है नहीं, क्योंकि जो डिवाइस में जो मशीन में जो पार्ट्स लगना है उसकी मेजरमेंट बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, एग्जैक्ट होनी चाहिए। ठीक है, उसमें डिफरेंस अगर आता है तो वो उसके हिसाब से मशीन में वो फिट ही नहीं होगा, बड़ा आ गया तो फिट नहीं होगा, छोटा आ गया तो फिट नहीं होगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो नल हाइपोथेसिस उसमें बनेगा म्यू जो है वो बिल्कुल ठीक 3 होना चाहिए। कम हो गया या ज़्यादा हो गया, मतलब नॉट इक्वल्स टू 3 अगर हुआ तो वो बन जाएगा उसका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो इस तरीके से 2-3 सिचुएशन मैंने आपको बताई है, उससे आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से आपको नल या ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस सेट करने हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्वेश्चन भी एमसीक्यू में लास्ट ईयर आया था। डिग्री ऑफ फ्रीडम में अगर आप 1 सैम्पल टेस्ट लेते हो तो फार्मूला होता है n-1
और अगर 2 सैंपल टेस्ट लेते हो तो होता है n1 प्लस n2 माइनस 2। ठीक है, जैसे हमारे पास ये कह रहा है कि एक क्लासरूम है, उसके अंदर सिटिंग कैपेसिटी है 25 स्टूडेंट्स की। द फर्स्ट 25 स्टूडेंट हैव ए चॉइस टू सिट बट द 25th स्टूडेंट कैन ओनली सिट ऑन द वन रिमेनिंग सीट। 25 स्टूडेंट है हमारे पास, अगर और आपके पास 25 सिटिंग कैपेसिटी है, जो पहला स्टूडेंट आता है उसके पास 25 चॉइसेस होती है, कहीं भी बैठ जाओ भाई। जो दूसरा स्टूडेंट आता है उसके पास एक चॉइस कम हो जाती है, लेकिन चॉइस तो होती है। ऐसे 24th नंबर पे जो स्टूडेंट आता है उसके पास भी 2 चॉइसेस होती हैं कि वो इस सीट पर बैठे या इस पर बैठे, लेकिन जो 25th स्टूडेंट आता है उसके पास कोई चॉइस नहीं होती। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ चॉइसेस है वो आपके पास 24 स्टूडेंट तक है, यानी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो है n-1, यानी 25 - 1 इक्वल्स टू 24। ऐसे 2 सैंपल अगर होंगे तो उसमें n1 प्लस n2 माइनस 2 कर देंगे। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि इवैल्यूएट द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ए गिवन सैंपल ऑफ सीक्वेंस, कितने हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा इसका 10 - 1, यानी 9 आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 सैंपल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। n1 की वैल्यू है 8, n2 की वैल्यू है 6, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बनेगा n1 प्लस n2 माइनस 2, यानी ये आ जाएगा 12। अब उसके बाद जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, जो आपका क्वेश्चन आएगा इसमें, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा उसमें आपको टी टेस्ट यूज़ करना होगा। तो अब टी टेस्ट जब आप यूज़ करेंगे तो उसके लिए क्या क्या फार्मूले हमारे पास है वो हम एक बार समझ लेते हैं। जब टी टेस्ट का फार्मूला लगाओगे तो फार्मूले में यहाँ पर आता है टी इक्वल्स टू सैम्पल मीन माइनस हाइपोथेसाइज्ड मीन, यानी जिस मीन को आप कंपेयर कर रहे हो, जिस पॉपुलेशन मीन को आप कंपेयर कर रहे हो वो, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय √n। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि यह वाला फार्मूला, ये भी टी टेस्ट के लिए फार्मूला है, ये भी टी टेस्ट के लिए फार्मूला है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। यहाँ पर n है, यहाँ पर n-1 है। तो आप ये कह सकते हो यहाँ पर ये जो s यूज़ हो रहा है ये पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है, यहाँ पर जो s यूज़ हो रहा है स्मॉल s, ये है सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन। ये दोनों में फ़र्क होता है। या आप ये चीज़ भी समझ सकते हो कि n की वैल्यू अगर 30 या उससे ज़्यादा है तो आप ये फार्मूला यूज़ करो, और n की वैल्यू अगर 30 से कम है तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करो। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप रिजेक्शन रूल पर आओगे कि नल हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसके लिए जो टी वैल्यू हमने निकाली है, इस टी की एब्सोल्यूट वैल्यू आपको देखनी है। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू टी अल्फा आ जाए, टी अल्फा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में मिलेगी। ठीक है, अल्फा जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है उसके हिसाब से आपको वैल्यू दी होती है, तो इससे आपको कंपेयर करना है। अगर हमारी ये वैल्यू बड़ी आ जाती है तो हम कहेंगे कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। ठीक है, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होने का मतलब है कि जो डाटा हमें दिया हुआ था और जो हमने एज्यूम किया था उन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। ऐसे ही अगर 2 सैंपल टेस्ट कर रहे हो आप और 2 टेल टेस्ट कर रहे हो तो उसके अंदर भी यही होता है, वहाँ पर टी अल्फा बाई 2 की वैल्यू होती है। तो ये अल्फा की वैल्यू है, ये अल्फा बाई 2 की वैल्यू है, ये क्वेश्चन में हमें मिलेगी। तो उसको हमें मतलब ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं कि कब अल्फा की निकालनी है कब अल्फा बाई 2 की निकालनी है, वो वैल्यू आपको क्वेश्चन में मिलेगी, उसी के हिसाब से आपको टेस्ट करना है। उसके बाद 2 सैंपल टेस्ट का जो फार्मूला होता है उसमें टी का फार्मूला ये हो गया x बार माइनस x2 बार, मतलब 2 अलग अलग हमारे पास जो 2 सैंपल होंगे उन दोनों सैंपल का मीन का डिफरेंस वो आ गया, डिवाइडेड बाय s डिवाइडेड बाय 1/n1 प्लस में 1/n2। s अगर आपको दे रखा है तो ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर नहीं दे रखा तो आप इस फार्मूले से भी s निकाल सकते हो। अब यहाँ पर पहले वाले केस में क्या होता है, जो वेरिएंस होता है इसके दोनों इक्वल होते हैं, या स्टैंडर्ड डेविएशन कह सकते हो आप, इक्वल होते हैं, तो वो यहाँ पर s यहाँ पर आ जाता है। लेकिन अगर दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन अलग अलग दे रखे हों तो फार्मूला आप ये वाला यूज़ करोगे, s1² प्लस में s2² डिवाइडेड बाय n1, यहाँ पर है n2। तो जैसा भी डाटा आपको दे रखा होगा उस हिसाब से आप ये वाला या ये वाला वो फार्मूला यूज़ करना। रिजेक्शन रूल यहाँ पर भी वही रहेगा कि टी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू टी अल्फा या टी अल्फा बाई 2 आती है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा, ऑल्टरनेट एक्सेप्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कह रहा है कि 10 कार्टन्स आर टेकन एट रैंडम फ्रॉम एन ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन। 10 कार्टन मतलब n की वैल्यू आपको दे दी यहाँ पर 10। द मीन नेट वेट ऑफ द कार्टन इज दिस, कार्टन का मेन वेट इतना है 11.8। स्टैंडर्ड डेविएशन है 0.15 kg। अब कह रहा है कि डज द सैंपल मीन डिफर सिग्निफिकेंटली
फ्रॉम द इंटेंटेड वेट ऑफ 12 kg। जो कंपेयर मीन है यहाँ पर वो है 12 kg। इससे हमें कंपेयर करना है कि जो हमारा डाटा आ रहा है वो इसके अप्रोक्सीमेटली बराबर आ रहा है या डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले आप टी वैल्यू निकालो। तो टी वैल्यू का फार्मूला हो गया सैम्पल मीन माइनस कंपेयर्ड मीन डिवाइडेड बाय एस अपॉन रूट एन माइनस 1। तो सैम्पल मीन हमें दिया हुआ है 11.8 और जो मीन कंपेयर करना है वो है 12। एस हमें दिया है 0.15 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 1। तो ये 3 बनेगा, 3 आ जाएगा ऊपर। यहाँ से इसमें से माइनस करोगे तो माइनस 0.2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 0.15। इसका डेसिमल आप हटा दो, इसका डेसिमल भी आप हटा दो। तो यहाँ से ये कैंसिल, 3 से ये कैंसिल, 5 से ये कैंसिल, तो ये आ गया आपके पास -4। अब जो -4 है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू देखनी है आपको, -4, ये +4 बन जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू, और जो वैल्यू गिवन है वो ये है, इससे हमारी वैल्यू है वो बड़ी आ रही है। इसका मतलब हो गया कि जो नल हाइपोथेसिस है ये हो गया रिजेक्ट। अब नल हाइपोथेसिस अगर रिजेक्ट हो गया दैट मीन्स कि जो मीन इसने दिया था, जो हमें कंपेयर करना था, उससे हमारा मीन ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो पूछ रहा है कि डज द सैंपल मीन डिफर सिग्निफिकेंटली, तो हम लिखेंगे यस, कि जो सैंपल मीन है, यस सैंपल मीन डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 12 kg। नेक्स्ट देखो यहां पर कहता है द मीन वीकली सेल ऑफ ए सोप बार इन डिपार्टमेंट स्टोर वाज 146.3 बार पर स्टोर। ये आपको एक मीन वीकली सेल दे रखी है, उस पूरी पॉपुलेशन का मीन, ये मतलब आपको ये दे रखा है, इसको हमें कंपेयर करना है। आफ्टर एन एडवर्टीजमेंट कैंपेन द मीन वीकली सेल इन 22 स्टोर फॉर ए टिपिकल वीक इंक्रीज टू 153.7। अब हमने एडवर्टीजमेंट करी, एडवर्टीजमेंट करने के बाद हमने कितने स्टोर्स को लिया, हमने सैंपल लिया यहाँ पर 22 स्टोर्स का, और वहाँ से हमने मीन निकाला, वो आ रहा है आपके पास 153.7 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 17.2। अब ये पूछ रहा है कि वाज द एडवर्टीजमेंट कैंपेन सक्सेसफुल, एडवर्टीजमेंट कैंपेन सक्सेसफुल हुआ हमारा या नहीं हुआ। अब ये निकालने के लिए आपको टी वैल्यू निकालनी है। अब टी वैल्यू क्या बनी आपके पास, सैंपल मीन माइनस कंपेयर मीन डिवाइडेड बाय एस बाय रूट एन माइनस 1। तो सैंपल मीन आपके पास आया 153.7 और कंपेयर आपको करना है 146.3 डिवाइडेड बाय एस स्टैंडर्ड डेविएशन 17.2 और यहाँ आ जाएगा 22 माइनस 1। इसमें से इसको माइनस करोगे तो 7 माइनस 3 4, 13 माइनस 6 7, 7.4 और ये बनेगा √21, ये ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 17.2। डेसिमल डेसिमल दोनों के कैंसिल कर देना। √21 की अगर वैल्यू निकालते हैं तो ये लगभग आपके पास 4.5 समथिंग आनी चाहिए। चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर हम लेते हैं 6, ज़्यादा हो जाएगा, 5, 4.5 के आसपास आ रही है। नीचे 172, 2 से इसे काट लो, और इसका डेसिमल भी आप हटा लो, तो ये बन गया आपके पास 37 इंटू में 45 अपॉन 86 इंटू में 10। और तो कुछ मेरे ख्याल कटेगा नहीं, तो 9 7 63, 9 3 27 और 6 43, 27 और 6 33, नीचे आ जाएगा 2 6 12, 2 8 16 और 1 17। तो 333 डिवाइडेड बाय 172, 2 से चला जाएगा, 2 से नहीं जा रहा, तो 2 से थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, तो 1.9 के आसपास ही आ जाना चाहिए। ठीक है, 1.9।
9 हमारा ये बन जाना चाहिए। तो इसका मतलब हो गया कि आपके पास जो यहाँ पर वैल्यू दे रखी है, दे रखी है 1.721, तो उससे ये ज़्यादा है, तो उससे ये ज़्यादा है। तो इसका मतलब हो गया, ज़्यादा होने का मतलब है कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। अब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो एडवर्टीजमेंट कैंपेन है वो हमारा सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ। हम यहाँ पर नल हाइपोथेसिस क्या लेके चल रहे थे, तो हम नल हाइपोथेसिस यहाँ पर क्या लेके चल रहे थे, हम लेके चल रहे थे कि हमारे पास दो वो हैं, नल और ऑल्टरनेट। तो ये कह रहा है कि जो एडवर्टीजमेंट करा, एडवर्टीजमेंट करने से हमारी जो सेल है वो इंक्रीज हो रही है, अगर सक्सेसफुल होगा तो इंक्रीज हो रही है। तो यानी इंक्रीज होने का मतलब है कि भाई यहाँ पर जो सेल है ना हमारी, इससे हम कंपेयर कर रहे हैं, इससे ज़्यादा होगी। अगर वो नल होगा तो इसका मतलब सेल कम होगी या फिर इसके बराबर रहेगी। तो अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया, तो ये रिजेक्ट हो गया मतलब ये एक्सेप्ट हो गया। ये एक्सेप्ट होने का मतलब है कि एडवर्टीजमेंट कैंपेन सक्सेसफुल हो गया। इसके बाद देखिए, अब यहाँ पर कहता है कि एक मशीनिस्ट है, ए मशीनिस्ट इज मेकिंग इंजन पार्ट्स विद एक्सल डायमीटर ऑफ 0.77 इंच। इतना उसे उसका पार्ट जो है वो इतना बनना चाहिए। ए रैंडम सैंपल ऑफ द 10 पार्ट शोज ए मीन डायमीटर ऑफ 0.742 इंच विद ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस। कंप्यूट द स्टैटिस्टिक यू वुड यूज टू टेस्ट वेदर द वर्क इज मीटिंग द स्पेसिफिकेशन। अभी कह रहा है कि जो काम हमें दिया गया था, क्या वो काम स्पेसिफिकेशन के हिसाब से सही है। तो जो उसने यहाँ पर हमें ये दे रखा था स्पेसिफिकेशन, तो इतना ही होना चाहिए, इससे न कम होना चाहिए ना इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो नल हाइपोथेसिस क्या होगा कि जो म्यू है वो हमारा आएगा 0.7, और ऑल्टरनेट में क्या होगा कि ये 0.7 से या तो कम होगा या ज़्यादा होगा। तो ये नल और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बन गए। उसके बाद आपको टी वैल्यू निकालनी है। तो सैंपल आपने कितना लिया, सैंपल लिया आपने 10 पार्ट्स का, और सैंपल मीन आया आपके पास 0.742। इसमें से माइनस करना है 0.7 को, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 0.040 डिवाइडेड बाय 10-1। इसमें से इसको माइनस करोगे तो 0.042 डिवाइडेड बाय 0.040, और ये आ जाएगा यहाँ पर 3। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, ये जीरो का कोई काम ही नहीं बचा। 2 से इसे और काट लो तो ये आ जाएगा 3, 3 2 6, 20 से इसको डिवाइड करोगे, 20 3 60, 3 बचेंगे, तो 20 एकम 20, 20 पंजे 100, ये आ गया 3.15। अब इसकी जो मोड वैल्यू है 3.15 की जो मोड वैल्यू है वो इस वैल्यू से ज़्यादा है। इसका मतलब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट होने का मतलब है कि ये एक्सेप्ट हो गया। ये एक्सेप्ट होने का मतलब है कि द वर्क जो है वो सही तरीके से नहीं हो रहा, वर्क इज नॉट अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, उसमें कहता है द IQ ऑफ द 16 स्टूडेंट फ्रॉम वन सिटी शोड ए मीन ऑफ 107 विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10। तो यानी आपको N1 दे दिया इसने 16, और X1 दे दिया 107, और S1 दे दिया 10। while IQ of the 14 student of another city showed a mean of 112, स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया 8। अब पूछता है कि इज देयर ए सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द IQ ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द टू सिटीज़। अब दोनों के IQ के बीच में कुछ डिफरेंस है या नहीं है। ठीक है, अब दो आपको वैल्यू दे रखी है, एक तो 0.01 लेवल है, 0.05 है, उन दोनों की वैल्यू आपको ये दे रखी है। तो अब यहाँ से पहले आप यहाँ निकालोगे टी की वैल्यू क्या होगी। इसका फार्मूला हो गया x1 - x2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ S1 स्क्वायर
बाय n1 प्लस s2 स्क्वायर बाय n2। तो x1 माइनस x2 यानी 107 माइनस 112 डिवाइडेड बाय s1 आपके पास 10 का स्क्वायर 100 डिवाइडेड बाय n1 प्लस s2 स्क्वायर 64 डिवाइडेड बाय 14। इसको अब सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा -5। इधर देखो 4 से हमने इसको काटा, इधर आ गया 25। अगले को 2 से काटा हमने, ये आ गया। इसका एलसीएम लेते हैं, 28 एलसीएम आ गया, ये आ जाएगा 175। 4 7 28, 4 3 12 और 2 14। इस 28 को आप ऊपर ले जाओ तो ये बन गया -5 इंटू में √28 डिवाइडेड बाय, या ऐसा करते हैं, पहले नीचे ही सॉल्व करते हैं इसको। यह आ जाएगा 8 5 13, 7 4 11 और 1 12, 2 और 1 3 डिवाइडेड बाय 28। 3 2 3 डिवाइडेड बाय √20, या √28 के पेयर तो हम बना ही सकते हैं, तो उसके तो पेयर हम बना ही लेते हैं। तो टी वैल्यू क्या आ गई आपके पास, -5 3 2 3। 28 के पेयर बनाओगे तो आ जाएगा 2√7। तो 2 को तो बाहर ले आएंगे यहाँ पर 1/2 और √7 यहाँ रह जाएगा अंदर 7। ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा -10 और नीचे 7 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो आ जाएगा 7 चौक 28, 12 में से 8 गए 4, 7 6 42, 7 चौक 28, 4 7 6 42, 1 बचेगा तो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। ये बना आपके पास। अब 46.14 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा आपके पास लगभग 6.8 के आसपास आना चाहिए। चेक कर लेते हैं। 46.14 ऊपर से 14 उतारेंगे, 2 6 12, इसको कर देते हैं हम 8 से करते हैं अगर, 8 8 64 बचे 6, 8 दूनी 16 और 6 22, 8 और 2 10। ये देखो बिल्कुल इसके क्लोज आ रहा है, तो आप इसको 6.8 ले सकते हो राउंड ऑफ करके। 6.8 से इसको डिवाइड करने का मतलब है 100 को आपको 6.8 से डिवाइड करना है, यानी -50/39 34 और कैंसिल हो जाएगा 25 और 17। तो 25 को 17 से डिवाइड करो, 17 1 जा 17, 15 में से 7 बचे 8, 80 हो गया, 17 चौक 68, कितना बचा था आपके पास 80, 80 में से 68 माइनस करोगे 12, 120, 17 7 119, तो -1.47 ये वैल्यू आ गई। अब ये वाली वैल्यू जब हम पहले वाले पार्ट में कंपेयर करेंगे तो जो मॉडुलस ऑफ टी है ये छोटा आ रहा है 2.763 से। इसका मतलब है कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, रिजेक्ट नहीं हुआ, इसका मतलब है कि जो दोनों का वो IQ लेवल है वो लगभग एक जैसा है। ठीक है, ज़्यादा दोनों में डिफरेंस नहीं है। अगर हम दोनों दूसरे की बात करें तो वहाँ पर भी रिजेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि वहाँ पर भी जो वैल्यू है वो इससे ज़्यादा है। तो यानी IQ लेवल जो दोनों सिटीज़ के बीच में है वो दोनों लेवल पे, चाहे इस लेवल पे चेक करो चाहे इस लेवल पे चेक करो, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कहता है कि एवरेज नंबर ऑफ पार्ट्स प्रोड्यूस बाय द 2 मशीन पर डे आर 200 एंड 250। तो ये आपके पास N1 और N2 हो गए। यहाँ भी 2 सैंपल है आपके पास, 200 एंड 250। स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों का दिया हुआ है 20 25। ऑन द बेसिस ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ
25 डेज, n दोनों का सेम है, ये भी 25 है और ये भी 25 है। तो कैन यू रिगार्ड बोथ द मशीन इक्वली एफिशिएंट एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो यहाँ से अगर आप टी वैल्यू निकालते हो तो x1 माइनस x2 सैम्पल मीन कितना है आपके पास, अच्छा ये तो एवरेज ये हो गया ना सैम्पल x ए, ठीक है। तो ये 200 माइनस 250 डिवाइडेड बाय S1 स्क्वायर यानी 400 अपॉन 25, ये देगा 625 अपॉन 25। तो ऊपर आ गया -50, नीचे से आप कैंसिल मत करो क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। पहले इनको ऐड कर लेते हैं, बाद में देखेंगे। 5 2 6 4 10। अब ये जितना कैंसिल हो जाए कर लो। तो 25 से अगर हम काटेंगे 25 और 100 पूरा ही हो जाएगा डिवाइड, यह आ जाएगा 41 और 41 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 41 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 6 पॉइंट 4 4 16 6.4। इससे इसको कैंसिल कर लो, डेसिमल हटाओ, 2 से इसको काट दिया तो 250 को 37 से डिवाइड कर लो तो ये लगभग आपका बनेगा 7 पॉइंट समथिंग। सेवन से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, मतलब 6.9 के आसपास बनेगा। अब इसकी जो वैल्यू है इससे तो काफ़ी फ़र्क आ रहा है। इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है 6.9 की, ये इससे बड़ी है। इसका मतलब नल हाइपोथेसिस हो गया रिजेक्ट। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया, इसका मतलब है कि उसमें दोनों जो पार्ट्स हैं वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है। बोथ पार्ट आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही आज की जो क्लास है इसको हम यहीं पर फिनिश करते हैं। और इन्फ्लुएंशियल स्टेट्स का जो ये पूरा कंसेप्ट था, आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपके एग्जाम में आपके बहुत काम आएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।